नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 38 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्ज़ाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये यूपीपीसीएस 2025 के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। जब मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर भी प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा, और मेंस में आपके जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी एसए पेपर प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा। मेंस में किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है ये भी क्लास में आपको बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो कोर्सेज और लेकर आया है। पहला जो कोर्स है ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए है। इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आपको 12,000 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 12,000 से ज़्यादा प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, और हर दिन टेस्ट आपका अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। आप वहाँ से टेस्ट को देख सकते हैं, अपने आंसर्स टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए भी एक कोर्स लेकर आया है, जिसमें कि पूरे जीएस सिलेबस को वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं, और हमारे यहाँ की फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देती है। प्लस 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हर टॉपिक से रिलेटेड अगर हम देखें तो 10 प्रश्न आपके पास होते हैं, जिसके कि आंसर्स आपको हमें लिखकर सेंड करना होता है। तो चलिए, क्लास यहाँ पर अगर आपको रिवीजन करना है तो वो मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या क्वेरी चाहिए, किसी भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो। अब हम लोग आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न देखेंगे, लेकिन पहले प्रश्न को देखने के पहले ध्यान दीजिएगा, क्लास जो आप लोग हर सेशन में करते हैं क्या करेंगे, लिखेंगे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, और लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम लिखेंगे और अपनी ड्रीम जॉब लिखेंगे, और 2 मिनट सोचेंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, और उस खुशी को फील कर लीजिए। ठीक है, उस खुशी को फील कर लीजिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको कैसा फील होगा। ठीक है, आप कितने खुश होंगे। अब जब आपने उसको फील कर लिया एकदम कि हाँ मैं इतना खुश होऊंगा या इतना खुश होंगी, तो अब आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए आँख खोल के कि आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं लाखों में, तो आप ही का सिलेक्शन क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहला आंसर होना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, और एक सिस्टमैटिक ढंग से मेहनत कर रही हूँ। ये नहीं कि 12-12 घंटे मैं पढ़ रही हूँ लेकिन उसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकल रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। नहीं, मैं जितना भी मैंने अपना सिलेबस डिसाइड किया है मैं प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में उसको पढ़ रही हूँ, मॉक टेस्ट दे रही हूँ। जहाँ पर भी मेरी गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को मैं नोट डाउन करने के बाद अपनी बुक से रेफ़र करके फिर उसको पढ़ रही हूँ। तो मैं मिस्टेक को भी अपने फाइंड आउट कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है क्लास, ध्यान रखिएगा। इस पूरे प्रिपरेशन फेज़ में हम लोग पूरा डिकोड एग्ज़ाम आपके साथ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जब तक आप खुद का साथ नहीं देंगे कोई भी आपको इस परीक्षा में पास नहीं करा पाएगा। तो अपने प्रति वफादार बनिए, पुट योर 100%। ठीक है, किसी दूसरे के प्रति आपको वफादार नहीं बनना है। ठीक है, अपने प्रति वफादार बनिए और आप अपना पूरा 100% दीजिए, और हमेशा सकारात्मक सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा, और जहाँ जहाँ मिस्टेक आपसे हो रही है उस मिस्टेक को करेक्ट करिए। और अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो फिर डिकोड एग्ज़ाम की पूरी टीम आपके साथ है, आप हमें बता सकते हैं कि इन टॉपिक्स में हमको दिक्कत होती है, मैम कवर कर लीजिए।
अच्छा, मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट है रिवर सिस्टम से रिलेटेड है। मुझे पता है रिवर सिस्टम में दिक्कत होती है, तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। दूसरा, योजना वाला जो आपने मुझे बोला है कि मैम योजना, एक एक योजना कवर कर लीजिए, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। और कोई सजेशन होंगे तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग एक्ट से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से प्रश्न देखे हैं बताइए? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की हमने बात की थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात की थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात की थी, और कुछ आईएनसी के सेशंस की बात की थी। आज की क्लास में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, 1813 एक्ट देखेंगे, 1833 देखेंगे। ठीक है, हम लोग एक्ट्स देखते हैं, चार्टर एक्ट्स को और रेगुलेटिंग एक्ट्स को। तो अब पहले प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि हर क्लास में होता है, जो पहला प्रश्न होता है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन होता है टॉपिक से आपका। तो देखो क्या दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट की बात की गई है 1773 की। इस रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? ईस्ट इंडियन कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त करना, ईस्ट इंडियन कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना, भारतीय राज्यों को स्वतंत्रता देना, ब्रिटिश सरकार को भारत का सीधा नियंत्रण देना। अब क्लास ध्यान दीजिएगा, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया है वो क्यों आया था? ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ने लगी? ईस्ट इंडियन कंपनी के पास मोनोपोली थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ईस्ट एशिया में ईस्ट इंडियन कंपनी के पास मोनोपोली थी ट्रेडिंग करने के लिए, और ईस्ट इंडियन कंपनी आराम से ट्रेडिंग कर भी रही थी क्योंकि कोई और कंपनी नहीं थी। लेकिन इतना होने के बाद भी जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो डूब रही थी। ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो डूब रही है, लेकिन इसके जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं। अब ईस्ट इंडियन कंपनी जब क्राउन के पास जाती है और हेल्प मांगती है, हेल्प हेल्प क्राउन, हम लोग डूब रहे हैं, हमारी मदद करिए, हमको कुछ पैसे दे दीजिए। तो क्राउन कहती है कि अरे, क्वीन कहती है अरे ये क्या भाई, तुम्हारे जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो बड़े अमीर दिख रहे हैं, तो ईस्ट इंडियन कंपनी कैसे डूब रही है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईस्ट इंडियन कंपनी में करप्शन हो रहा है, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो करप्ट हो चुके हैं। तो क्वीन क्या कहती है कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, मैं आपको पैसे दूंगी, बट एक शर्त है कि मैं ईस्ट इंडियन कंपनी को कंट्रोल करूँगी, रेगुलेट करूँगी। ठीक है, ताकि जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी तरीके की ब्राइब ना ले। ठीक है, समझिए, किसी भी तरीके का करप्शन ना करे। तो इसलिए एक रेगुलेटिंग एक्ट मैं पास करूंगी, और वही रेगुलेटिंग एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अभी कहीं ना कहीं जो क्राउन है उससे ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करना शुरू किया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडियन स्टेट, अरे 1773 की बात चल रही है, अगर अभी इंडियन स्टेट को इंडिपेंडेंस दे दिया होता ना तो 1857 की क्रांति नहीं हुई होती। ठीक है, फिर आपका जो ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सारे इवेंट हुए हैं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है, हमने इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं की है। और मैंने आपको बताया है ये चीज़, क्लास एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा कि इंडिपेंडेंस की बात माउंटबेटन प्लान में ही की गई है। उसके पहले जितने भी प्लान आए हैं, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, किसी में भी भारत को स्वतंत्रता देने की बात नहीं की गई है, ना ही पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की बात भी नहीं की गई है, विभाजन की बात भी नहीं की गई है। विभाजन प्लस इंडिपेंडेंस दोनों की बात माउंटबेटन प्लान में की गई है, फिर रेडक्लिफ आए थे विभाजन करने को, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं है, और गिविंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब और इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे हम रेगुलेटिंग एक्ट से ही रिलेटेड, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना? पहला गवर्नर जनरल, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? याद रखिएगा, यहाँ पर क्या टर्म लिख दिया गया है? जनरल। तो लॉर्ड डेलहाउसी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है बी, वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा।
देखिए, बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक है, हुआ करते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट, एक मिनट क्लास चेक कर लूँ आपका रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, कुछ दिक्कत दे रहा है। हाँ ठीक है, चलो पूरा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या किया? गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को गवर्नर ऑफ बंगाल के अंतर्गत लाके रख दिया, ठीक है, और गवर्नर ऑफ बंगाल को एक नया नाम दे दिया, क्या? गवर्नर जनरल। ये याद रखिएगा। समझ में आया जो मैंने आपको बताना है कि का प्रयास किया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले गवर्नर ऑफ बॉम्बे हुआ करता था, गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। सबके अपने इंडिपेंडेंट चार्जेस होते थे, ठीक है, सब अपना स्वतंत्र रूप से काम किया करते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट का आने के बाद इन्होंने एक नई पोजीशन बनाई। उस पोजीशन का नाम क्या रखा? गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के अंतर्गत अब कौन कार्य करेंगे? गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये याद रखिएगा। और गवर्नर ऑफ बंगाल को ही यहाँ पर बंगाल की जगह जनरल टर्म यूज कर दिया गया। इसी वजह से जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब गवर्नर जनरल था, फिर कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ और कब वॉइसरॉय हुआ। लेकिन थोड़ा सा भी एक्ट्स को समझते हैं, एकदम आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। दूसरा देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसके नियंत्रण में आ गई? यही चीज मैंने अभी आपको बताया है। बताओ, ब्रिटिश संसद के, लंदन स्थित कंपनी निदेशक मंडल के, बंगाल के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के, या फिर मुगल सम्राट के? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा कि मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंतर्गत आ गई। क्लियर हो गया क्लास? दोनों चीज देखो, 3 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए। अभी मैं रेगुलेटिंग एक्ट पूरा आपको प्रश्नों के माध्यम से ही समझा दूंगी। अगला प्रश्न देखो, ये मैंने आपको बता दिया, सेम है। अब यहाँ पर क्लास 1-2 चीजें देखिए। रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे के कारण क्या थे जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी वित्तीय संकट में थी, ठीक है, ये वित्तीय संकट में थी। तो जब ये ब्रिटिश सरकार के पास जाती है और मांगती है $1 मिलियन तो का ऋण मांगती है, पैसे मांगती है, लोन मांगती है, तो वो कहते हैं ठीक है हम लोन देंगे, लेकिन अब हम कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी को। दूसरी चीज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, मैंने आपको बताया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ईस्ट इंडियन कंपनी है वो तो डूब रही है, लेकिन जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो अमीर होते जा रहे हैं? तो इसका मतलब ही क्या है? वहां पर भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ठीक है, नेपोटिज्म है। समझ में आ रहा है? फिर देखो बंगाल में अकाल, ये तो अकाल तो आपको पता ही है, बंगाल का अकाल एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता था। फिर द्वैत प्रशासन की समस्या, देखिए द्वैत प्रशासन में क्या हुआ करता था? 2 चीज हुआ करती थी, एक निजाम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दीवानी का अधिकार और निजामत। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा सबसे पहले पूछा जा सकता है द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा स्थापित की गई थी? पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित प्रणाली थी, ठीक है, जिसमें कि राजस्व मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार किसके पास रहता था? दीवानी राइट किसके पास रहती थी? कंपनी के पास रहती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यायिक और पुलिस अधिकार, निजामत अधिकार, तो ये किसके पास रहती थी? ये नवाबों के पास रहती थी। इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। जब हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत प्रशासन की, तो याद रखिएगा द्वैत प्रशासन में जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम हुआ करता था,
रेवेन्यू कलेक्शन का जो दीवानी अधिकारी थी, ठीक है, जो दीवानी अधिकार था, सॉरी अधिकारी नहीं, दीवानी अधिकार जो था, रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था वो तो कंपनी के पास हुआ करता था, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पुलिस की बात होती थी तो वो निज़ाम के पास रहता था। तो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बना रहता था। देखो, बंगाल में अराजकता और ये सैन्य हार, तो ये सैन्य हार क्या थी? 1769 का जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें आपको पता है कि हैदर अली ने किसको हरा दिया था? कंपनी को हरा दिया था, और इसी कारण जो कंपनी थी वो कमज़ोर भी हो गई थी। अब जब भी कोई वॉर होगा तो उसमें एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, खर्चे होंगे ना। और आप देखते हैं ईस्ट इंडियन कंपनी स्टार्टिंग में एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, सब वॉर चलता रहता है। तो यहाँ पर गया एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ रहा होता है। तो ये कुछ कारण थे कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी वो आपकी, हम कह सकते हैं, बैंकरप्ट हो रही थी, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं, कंगाल हो रही थी, इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 1813 का एक्ट आया है, लेकिन उसके पहले कुछ और मेजर पॉइंट है जो ईस्ट इंडियन कंपनी से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, और रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड। हम अभी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देख रहे हैं 1773 में। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे था और गवर्नर ऑफ मद्रास था, वो अब किसके अंतर्गत आ गया था? गवर्नर जनरल के अंतर्गत। और गवर्नर जनरल कौन था? ये गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। और पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, और जो पहले जज थे वो थे एलिजा एम्फे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस प्रश्न को देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्थान देना और भारत में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1773 के एक्ट से क्या हुआ? ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया। 1813 के जो चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? जो मोनोपोली थी ट्रेडिंग में ईस्ट इंडियन कंपनी की, उस मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। ये जो एकाधिकार था उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बस चाइना के साथ अभी भी इनका एकाधिकार था ट्रेडिंग के लिए, और चाय की भी ट्रेडिंग में इनका एकाधिकार था। तो 1830 इनमें क्या किया गया था? जो मोनोपोली थी उसको समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े। 1813 का चार्टर एक्ट किस क्षेत्र में ईस्ट इंडियन कंपनी का एकाधिकार समाप्त करता है? तो बताइए किस में? चाय व्यापार में, भारत में व्यापार में सिवा चाय के व्यापार के, अफ्रीका में व्यापार में, या फिर हथियारों के व्यापार में? तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में व्यापार में। मैंने आपको बताया ना, ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो ट्रेडिंग की मोनोपोली थी, वो मोनोपोली खत्म कर दी गई थी, एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। बस चाय के अभी व्यापार में इनका एकाधिकार बना हुआ था, प्लस चाइना के साथ भी व्यापार में इनका एकाधिकार बना था। तो हम कह सकते हैं चार्टर एक्ट 1813 के तहत कि भारत में जो एकाधिकार था ईस्ट इंडियन कंपनी का, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन अगर हम देखें सिवाय चीन के व्यापार के, ये बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में किसे भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई? किसे बोला गया कि आप आइए, ठीक है, आप लोग आइए, और आप लोग अलाउड हैं, जो भी आपकी रिलीजियस प्रीचिंग है उसको करने के लिए, यहाँ पर प्रचार करने के लिए किसे अनुमति दी गई? बताइए। पुर्तगाली शासकों को नहीं, डच व्यापारियों को नहीं, फ्रांसीसी व्यापारियों को नहीं, ब्रिटिश मिशनरीज को। ये याद रखिएगा। अभी तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछा है, 1813 एक्ट के थ्रू किसको प्रीचिंग करने के लिए परमिशन मिली? तो आपने बताया मिशनरीज को। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार प्रश्न आपके परीक्षा में बन जाए कि ब्रिटिश मिशनरीज को भारत में प्रचार करने की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई? तो आप क्या बताएंगे? 1813 एक्ट के तहत। याद रखिएगा एक एक पॉइंट क्लास। अगला देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत
शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो बताइए, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष या फिर कोई राशि भी नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में स्टूडेंट दो चीज़ों को भूल जाते हैं। एक पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अलाउ किया गया क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो भारत में आए और लोगों को इनलाइटन करें, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया कि यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पैसे की जो मांग है वो पूरी की गई। अब बताइए वो कितनी थी? वो 1 लाख थी, 10 लाख थी, 5 लाख थी प्रतिवर्ष या फिर कोई राशि आवंटित नहीं की गई? तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आवंटित किया गया था। दूसरा देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो बताइए, लॉर्ड वेलेस्ली के, लॉर्ड मिंटो के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के या फिर लॉर्ड हेस्टिंग के? बताइए क्लास, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 1813 का समय है। आप लोग सोचिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ध्यान दीजिए क्लास, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो अभी तक आपने उत्तर को टिक लगा लिया होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? लॉर्ड मिंटो, बी आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अभी तक आपको क्या क्या याद रखने हैं? 1813 की बात करेंगे तो जल्दी से मुझे बता दो। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडियन कंपनी की, ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी की जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया। लेकिन अभी भी इनका एकाधिकार चाय की ट्रेडिंग में बना हुआ था, प्लस चाइना के साथ अभी है इनका एकाधिकार। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको भारत में अलाउ किया गया कि आप लोग आइए और क्रिश्चियनिटी को प्रीच करिए, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिर 1 लाख रुपए पर ईयर देने की बात की गई वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्लियर? और इस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो मिंटो 1 था। क्लियर क्लास? चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1833 का देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बताइए यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी तक आपने रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य देखा, 1813 का देखा, अब 1833 का मुख्य उद्देश्य बताइए। भारत में दास प्रथा को समाप्त करना, ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, भारतीयों को प्रशासन में उच्च पद देना, भारत में स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्लास जो आपका सही उत्तर है वो है कि ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। जो बी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें हिंदी इंग्लिश वाली दिक्कत तो आपको नहीं हो रही होगी। चार्टर एक्ट 1833 की बात की गई है यहाँ पर, और याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। 1813 में जब मैंने आपसे बोला था तो मैंने बोला था कि ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली है उसको समाप्त तो किया गया है, लेकिन अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जो मोनोपोली है वो चाय के व्यापार में और टी के व्यापार में और चाइना के साथ है। लेकिन इसको भी 20 साल बाद आफ्टर 20 इयर्स चार्टर एक्ट 1833 के तहत खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडियन कंपनी के पास कोई भी मोनोपोली नहीं बची। क्लियर क्लास? बताओ ये चीज समझ में आया ये चीज समझ में? तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न देखो, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया बताइए? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड डेलहाउसी को या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। बी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है क्लास? कोई दिक्कत? अच्छा, अब
फिर रिवाइज करो जल्दी से। तुम लोगों को इतनी बार रिवाइज कराऊंगी कि तुम लोग कहोगे कि मैम बस करिए अब आ गया है। जब मैंने आपसे रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी, बताओ, मैंने आपसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने क्या कहा था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल एक पोजीशन थी, गवर्नर जनरल की एक पोजीशन थी, उसको बनाया गया, ठीक है। और ये पोजीशन के अंतर्गत आपके गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे दोनों काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, यहाँ पे कौन सा टर्म यूज किया गया? जनरल की बात यहाँ पर की गई, ठीक है, गवर्नर जनरल की बात की गई। और गवर्नर जनरल उस समय किस पोजीशन? गवर्नर ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल किया गया। इस शब्द बंगाल की जगह यहाँ पर गवर्नर जनरल का टर्म यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? क्योंकि इसी के अंतर्गत अब आपके गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे आने लगे। और मैंने आपको बता दिया पहला गवर्नर जनरल कौन था? जनरल, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब 1833 के चार्टर एक्ट से जब ईस्ट इंडियन कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाएगी तो यहाँ पे जो टर्म आपका है गवर्नर जनरल, उसकी जगह हम टर्म यूज करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या यूज करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। क्लियर हुआ? और अभी आप आगे देखोगे जब हम क्या करेंगे 1858 वाले एक्ट में आएंगे। 1856 की क्रांति जब खत्म होगी और क्वीन डिक्लेरेशन होगा 1858 में, और ईस्ट इंडियन कंपनी के जो रूल है उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। और इंडियन सिटीजन को बोला जाएगा आज तक अभी तक आप पर जितने भी अत्याचार हुए थे वो ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा किया जा रहा था। आज से अभी से क्वीन ये डिक्लेयर करती है कि आप लोग जो हैं वो किसके अंतर्गत हैं? आप लोग अब ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अंतर्गत हैं और आप सभी लोग ब्रिटिश क्राउन के सिटीजन हैं, तो आप पे कोई अत्याचार नहीं होगा। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है ये आज से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट नहीं कहलाएगी, हम इन्हें कहेंगे वाइस रॉय। वाइस रॉय मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, जो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ एक और नई पोजीशन आपकी बनेगी, लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है क्लास, एक मिनट दीजिएगा। एक और नई पोजीशन आपकी बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे? सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी की बात करेंगे हम। तो अभी वो चीज मैं आपको बताती हूँ 1858 के एक्ट में। तो चलो यहाँ पे दोनों प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। कोई दिक्कत क्लास? चलो अगला देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट ने किस क्षेत्र में ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया? तो यहाँ पर किसमें? चाय के ना, मैंने आपको बताया चाय के। दूसरा देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन में किस सुधार को शामिल किया गया? तो किस सुधार को शामिल किया गया? भारतीयों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, भारतीयों को ब्रिटिश संसद में सीटें दी गई, सभी भारतीय राज्यों को स्वायत्तता दी गई, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, जब हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की, तो 1833 के चार्टर एक्ट में एक अटेम्प्ट लिया गया था। क्या किया गया था? अटेम्प्ट लिया गया था कि ओपन सिविल सर्विसेज कराई जाए, ओपन सिविल सर्विसेज कंडक्ट कराई जाए, ठीक है। लेकिन ये आपका सक्सेसफुल हो पाया था 20 साल बाद 1853 एक्ट में, ठीक है। 1853 एक्ट से ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम होने लगा, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर भारतीयों को उच्च प्रशासनिक सेवा में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
1833 के चार्टर एक्ट ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट की। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है सुप्रीम कोर्ट का गठन किसने किया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ है, बताया है ना मैंने आपको। हमेशा याद रखिएगा क्लास, जो सुप्रीम कोर्ट का गठन है वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ है, ठीक है, 1774 में। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनी थी उसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 आपके अदर जजेस हुआ करते थे। तो पहला तो आपका होगा ही नहीं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो रेगुलेटिंग एक्ट लिख सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब 1833 के चार्टर एक्ट से लॉ कमीशन का गठन हुआ था। ये बी जो है वो आपका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तो 1885 में हुआ है। सिविल सेवा परीक्षा बोर्ड, तो मैंने आपको बताया है कि 1833 में ओपन सिविल सर्विस एग्जाम कराने का अटेम्प्ट किया गया था, मतलब बात रखी गई थी, और ये सक्सेसफुली आपका इंप्लीमेंट हो पाया 1853 में, ये याद रखिएगा 1853 में। चलो आगे बढ़े अब हम लोग। अगला प्रश्न देखो, 1853 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दिख रहा है ना क्लास स्लाइड। ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन समाप्त करना, प्रशासनिक सुधार लाना और कंपनी का शासन जारी रखना, भारतीय को स्वशासन देना, भारत में ब्रिटिश सेना को समाप्त करना। अब बताओ, भारत में ब्रिटिश सेना को समाप्त करने की बात कही जाएगी कि नहीं? नहीं। भारत को स्वशासन की बात कही जाएगी? नहीं। अगर स्वशासन की बात की गई होती, सेल्फ रूल की बात की होती, तो हम लोग 1905 में स्वराज, सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे होते। प्रशासनिक सुधार लाना और कंपनी का शासन जारी रखना और ईस्ट इंडियन कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर देना। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्रशासनिक सुधार लाना और कंपनी का शासन अभी जारी रखना। अभी हम आगे देखेंगे 1853 एक्ट के बाद, जब हम बात करेंगे 1858 एक्ट की, जब आपका 1857 वाला रिवॉल्ट होगा ना, तो उसके बाद ईस्ट इंडियन कंपनी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा? एबॉलिश कर दिया जाएगा। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़े। अब 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए किस प्रणाली की सिफारिश की गई थी? तो बताइए, पैतृक अधिकार, हेरिडिटरी सिस्टम? नहीं। सीनियरिटी? नहीं। सेना भर्ती प्रणाली? नहीं। मेरिट आधारित चयन? तो यहाँ पर ओपन कंपटीशन की बात की गई थी ना, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, वही पूछा गया है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, सही है ना क्लास? कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, ओपन सिविल सर्विसेज की बात अटेम्प्ट लिया गया था 1833 चार्टर एक्ट के तहत, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कराया जा पाया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ये आपके लॉ कमीशन से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया है ना कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ? लॉ कमीशन की बात की गई थी। तो बताओ, बताइए यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? बताइए, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? कैसे बताओगे? विधि आयोग की बात किस चार्टर एक्ट में की गई? 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। और विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1834 में। दूसरा, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सर एलिजा एम्फे का जो नाम लिखा है याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले आपके जज बने थे चीफ जस्टिस, वो थे सर एलिजा एम्फे। वहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है। यहाँ पर प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष की बात की गई है, तो उनका नाम था लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। फिर देखो, प्रथम विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रमुख योगदान क्या थे? भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना, भारतीय संविधान का प्रारूप बनाना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निर्माण करना, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण करना। तो यहाँ पर क्या मेन था?
यहाँ पर भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग जब बात करते हैं लॉ कमीशन का, तो लॉ कमीशन का जो गठन है वो किस एक्ट के तहत हुआ है, जल्दी बताओ। 1833 एक्ट के तहत हुआ है। भारतीय कानून प्रणाली में सुधार लाने के लिए ये पहला लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे, मैंने आपको बताया। भारतीय कानून का एकीकरण और सरलीकरण करने की बात यहाँ पर की गई थी। इस कमीशन ने भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार करने की बात की गई थी, जो बाद में 1860 में लागू हुआ। ये याद रखिएगा, यहाँ पर मसौदा तैयार करने की बात की गई थी, जो कि बाद में कब लागू होता है, 1860 में, ठीक है। इंडियन पैनल कोड की बात यहाँ पर की गई है। लॉ कमीशन की भूमिका क्या थी, ब्रिटिश भारत में विभिन्न कानून प्रणालियों का अध्ययन करना, ठीक है, भारतीय और ब्रिटिश कानूनों को एकीकृत करने का सुझाव देना और न्याय प्रणाली में सुधार हेतु विधायी सिफारिश करना। तो बस अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो पूछा जाएगा कि लॉ कमीशन जो थी, पहली लॉ कमीशन, उसका गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1834 में। किस चार्टर एक्ट के तहत, 1833 चार्टर एक्ट के तहत, और कौन अध्यक्ष थे, लॉर्ड मैकाले। ये याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड का प्रारूप तैयार किया गया था 1834 में मैकॉले कमीशन द्वारा, लेकिन इसे लागू किया गया था आईपीसी को कब, 1860 में। चलो, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करते हैं, वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के बारे में। ध्यान से सुनिएगा क्लास, कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद भारत में ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुआ करती थी, कोई दिक्कत नहीं है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हमने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया। और लास्ट क्लास में मैंने जब आपको एक एक्ट पढ़ाया था 1909, जिसको कि हम मॉले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था मॉले मिंटो रिफॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। वो क्या था कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी इंडियन मेंबर को शामिल किया गया। किस पोजीशन पे, लॉ मेंबर के पोजीशन पे, और उनका नाम क्या था, एसपी सिन्हा था। बताया था ना, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था मॉले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 का, उसमें पहली बार एक इंडियन को वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहाँ पर देख लीजिए, कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, और विधि मेंबर थे वो, ठीक है, ये याद रखिएगा, लॉ मेंबर थे वो, और उनका नाम क्या था, एसपी सिन्हा था। चलो, फिर 1919 एक्ट में हम देखेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत इसमें और भारतीयों को शामिल किया गया था। और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसको समाप्त कब कर दिया गया, 1947, जब आज़ादी मिलती है। – 1858 के एक्ट को देखिए ध्यान से, अभी सारे एक्ट को एक बार और रिवाइज कराऊंगी। ये एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आज एक बार पढ़ाया है, फिर मैं 10, 12, 20 दिन बाद फिर इसको रिवाइज करा दूंगी। बस आप एक सीक्वेंस को पकड़ने का प्रयास करिएगा क्लास, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी भी। पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को मैं सॉल्व करा रही हूँ आप लोगों के लिए, तो ध्यानपूर्वक बस सुनते चलिएगा। अब देखिए 1858 एक्ट आया है, तो इसके पीछे तो मैंने आपको बताया ही कि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, 1857 का रिवॉल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कि वीडी सावरकर ने कहा है ना। तो बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, पता है आप सभी को। तो अब क्या हुआ, अब एक्ट आया 1858 में, और इसका नाम क्या रखा गया, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें क्या कहा गया कि ईस्ट इंडियन कंपनी का उन्मूलन और सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है। अब ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जितने भी प्रशासनिक अधिकार थे, उन सभी प्रशासनिक अधिकार को हम वापस लेते हैं। देखो, एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी
कि ईस्ट इंडियन कंपनी की जब हम मोनोपोली ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे जो इनका कॉमर्शियल जो अधिकार हुआ करता था उसको पहले ही ले लिया जाता है। अब इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार था। लेकिन 1858 के एक्ट के तहत क्या कहा गया कि ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको हम ले लेते हैं, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को किसको हस्तांतरित किया जा रहा है? क्राउन को, क्वीन को। तभी मैंने आपसे कहा था, याद रखिएगा, क्वीन ने क्या कहा, क्राउन ने क्या कहा, अरे हम लोग आपको नहीं परेशान कर रहे, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंसेस तो ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा किया गया है, सबको रद्द करो, सब रद्द करो, रद्द करो। आप सब जो हैं वो क्राउन के हैं अब, ठीक है, आप सब मेरे सिटीजन हैं, तो किसी भी तरीके से कोई भी आपका शोषण नहीं करेगा, ठीक है, आप सब जो है क्राउन के अंतर्गत आते हैं। और शायद यही एक कारण था जो हमारे यहाँ के मॉडरेट्स थे, जो नरम गल के नेता थे, उन्हें 1858 एक्ट के आने के बाद कहीं ना कहीं लग रहा था 1885 में जब आईएनसी फॉर्म हुई थी कि अगर हमारी प्रॉब्लम के बारे में इंग्लैंड में जाकर बता दिया जाए तो हमारा जो शोषण हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो प्रे करते थे, पिटीशन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन जब 1905 में इतना प्रे पिटीशन सब करने के बाद भी कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो गरम दल ने कहा कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ठीक है, अब हमको अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। तो नरम दल गरम दल की बात आई। तो कार्तिक हिस्ट्री में भी एक फेज चलेगा क्लास, आप समझिए। 1857 के रिवॉल्ट के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसमें कि पूरी तरीके से जो सारी पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई और ब्रिटिश सॉवरेनिटी की बात कर दी गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लग भी रहा था लोगों को कि कोई बात नहीं, मतलब अब चीज़ें सही होंगी, कंपनी बदमाशी कर रही थी, अब चीज़ें सही होगी। लेकिन ये चीज़ें नहीं सही होने वाली थी, अभी भी आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इसको समझने के लिए थोड़ा समय अभी लगा। आप खुद देखो 1928 तक, नेहरू रिपोर्ट तक तो हम भी डोमिनियन स्टेटस की ही बात कर रहे थे ना, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे थे। वो तो 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ब्रिकनहैंड क्या करते हैं, ब्रिकनहैंड जो थे उस समय वो चैलेंज देते हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ, बड़ा साइमन कमीशन आया, तुम इंडियंस को बड़ा दिक्कत हो रहा है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। इतने कैपेबल हो क्या तुम इंडियंस जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख सको? अगर कैपेबल हो तो जाओ एक रिपोर्ट तैयार करो जिसमें सबकी सहमति हो। आपके यहाँ जितनी पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग और ये सब, उनकी सहमति हो और एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करो, उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन आपको पता था ये तो बस एक कोरी धमकी थी और ऐसे ही चैलेंज दिया गया था मन भटकाने के लिए कि थोड़े दिन बिजी रहेंगे रिपोर्ट में, और रिपोर्ट बनकर तैयार भी हो गई, इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई। तब तक तो हम भी डोमिनियन स्टेटस की ही बात कर रहे थे, हम सेल्फ रूल की बात कर रहे थे, ठीक है हमारा सब रहेगा लेकिन हम ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अंतर्गत रहेंगे। वो तो बाद में हमने कहा कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई, जो पावर था उसको ईस्ट इंडियन कंपनी से ले जाकर क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, और जो पोजीशन क्रिएट हुई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, उस पोजीशन को अब क्या कर दिया गया, वाइसरॉय कर दिया गया। और वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय वाज द एग्जीक्यूटिव, वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। और एक और पोजीशन बनाई गई, क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये याद रखिएगा, दो पोजीशन बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, एक वाइसरॉय की पोजीशन, दूसरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन। जो वाइसरॉय हुआ करता था वो भारत में ही रहता था, ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता था वो इंग्लैंड में रहता था। और इनको असिस्ट करने के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद की भी गठन की गई थी। ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो अभी एक बार क्विक रिवीजन जब करेंगे तो सब याद हो जाएगा। वाइसरॉय की नियुक्ति मैंने आपको बता दिया, वाइसरॉय की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, यहाँ पर आप याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग जो था वो पहला वाइसरॉय था। सैन्य और नागरिक सेवाओं का नियंत्रण की बात की गई, और भारतीय रियासतों के प्रति नीति की बात की गई कि क्वीन विक्टोरिया के उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों को आश्वासन दिया गया कि उनकी संप्रभुता, अधिकार और विशेषाधिकार का सम्मान किया जाएगा, जिससे ब्रिटिश क्राउन और भारतीय रियासतों के
मध्य एक अच्छा संबंध बने। तो इन्होंने क्या कहा भारतीय रियासतों से, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी संप्रभुता अधिकार और विशेषाधिकार का ध्यान रखा जाएगा और हमारे और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बना रहे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें। अब आगे देखिए यहाँ पर, लेकिन अभी क्लास में इसको डिस्कस करने के पहले एक बार आपसे क्विक रिवीजन कराऊंगी और उस क्विक रिवीजन को ध्यान दीजिएगा, जो बता रही हूं मैं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्या है। तो ठीक है क्लास, अब यहाँ पर क्विक रिवीजन एक बार मैं आपको करा देती हूँ, फिर आज की क्लास को थोड़ा सा आज जल्दी एंड करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को जल्दी एंड करेंगे, थोड़ा सा काम है, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों की क्लास ले लूँ, इसलिए कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक ना हो। तो होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। अब बस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक एक बार सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपने देखा जो पोजीशन क्रिएट की गई थी वो थी गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसी पोजीशन को आगे चल के नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, क्लियर है क्लास। अब इसी गवर्नर जनरल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, किस एक्ट के तहत? 1833 चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, जहां पर 1833 चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटी को पूरी तरीके से खत्म करके इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई थी, ये याद रखिएगा। क्लियर है। और जब 1858 का एक्ट आया तो आपने देखा इनसे प्रशासनिक अधिकार भी पूरी तरीके से ले लिया गया और उसको हस्तांतरित कर दिया गया क्राउन को, ये भी याद रखिएगा। अब जब इसी को हस्तांतरित किया जाता है क्राउन को, जो कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी ईस्ट इंडियन कंपनी की, उसको इनसे लेकर क्राउन को हस्तांतरित किया जाता है। तो ये जो पोजीशन थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उस पोजीशन को क्या नाम दे दिया गया? वाइसरॉय। ठीक है, वाइसरॉय मींस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। और एक नई पोजीशन का गठन हुआ जिसको कि हम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब आपसे बोला जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो आप क्या नाम बताएंगे? वॉरेन हेस्टिंग का नाम बताएंगे। यहां पर मैं लिख देती हूं, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, जब आपसे बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात, तो आप क्या नाम बताएंगे? आप बताएंगे विलियम बेंटिक। ठीक है, और जब आपसे बोला जाएगा वॉइसरॉय, तो आप लॉर्ड कैनिंग का नाम बताएंगे। ये चीज क्लियर हुई क्लास? अगर कहीं पे भी यहां पर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब यहीं पर एक चीज और मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। चार्टर एक्ट 1813 से हमने ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको खत्म किया, लेकिन अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली थी वो टी ट्रेडिंग में और चाइना के साथ मोनोपोली इनकी बनी हुई थी। ठीक है, लेकिन इस मोनोपोली को भी कब खत्म कर दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसकी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और अब ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही बनकर रह गई। और बाद में इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उसको भी खत्म कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। बताओ, याद रहेगा जो चीजें बता रही हूँ? ऐसे याद रखोगे ना तो कभी नहीं भूलेगा। अब एक एक एक्ट को अलग पढ़ते हुए चलोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
मैंने आपको बताया जब भी चार्टर एक्ट 1813 की आप बात करेंगे तो आप याद रखेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको परमिशन दी गई कि वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो भारत में प्रमोट करे, ठीक है। दूसरी चीज 1 लाख रुपए की बात की गई वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1813 में, ये भी याद रखिएगा। 1833 की जब हम बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1833 1833, तो यहाँ पर ओपन कंपटीशन की बात की गई सिविल सर्विसेज के लिए, एक अटेम्प्ट लिया गया, लेकिन ये आपका इम्प्लीमेंट हो पाया कब? 1853 में। क्लियर है क्लास? 1853 में ये चीज आपकी क्या हुई? लागू की जा सकी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। और 1861 की जब मैंने बात की तो वहां पे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की गई, कार्यकारी परिषद की बात की गई, और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन मेंबर को किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में लॉ मेंबर एसपी सिन्हा को। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी क्लास। अब आज के सेशन को देखिए, थोड़ा समय की कमी है तो इसलिए आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उसके पहले लास्ट क्लास में आप में से कई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि मैम 1919 और 1935 में, याद रखिएगा क्लास, जब भी 1919 की बात आएगी तो यहाँ पे जो डायरकी थी, ठीक है, यहाँ पे जो डायरकी थी, द्वैत शासन था, उसको प्रोविंस में लगाया गया था, प्रोविंस में, ठीक है। और 1935 एक्ट के तहत जो डायरकी थी ना, उसको कहाँ पर लगाया गया था? उसको सेंटर में लगाया गया था और प्रोविंस में से हटा दिया गया था। ये चीज याद रखिएगा। 1935 के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी प्रोविंसेस को, ये याद रखिएगा क्लास, ठीक है। चलो, तब आज के सेशन को अब यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और छोटी क्लास थी लेकिन यूजफुल थी कि नहीं ये भी मुझे बता दीजिएगा क्लास। थोड़ा मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि आज जल्दी आपका सेशन कंप्लीट करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा काम है इस वजह से। तो धन्यवाद, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे, माता पिता के आशीर्वाद पर, अपने शुभ चिंतकों के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। आप लोग ज़रूर सफल होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रिवर्स सिस्टम का क्वेश्चन, योजना का क्वेश्चन आने वाले सेशन में आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, उसकी चिंता नहीं करेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। धन्यवाद।